पश्चिम बंगाल से आए बयान में वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपने घरों और संपत्ति से विस्थापित होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा करने के प्रयास हो रहे हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घोष ने ये भी कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हिंसा और हमलों की खबरों के बीच भारत में भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और MEA यानी विदेश मंत्रालय ने भी वहां की हालात पर गहरी चिंता जताई है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाए, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसे जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो इसमें वहाँ अच्छा सरकार बने। दीपू के बारे में जो प्रचार किया गया है उसका खूनी भारत आ गया, भारत ने किया है, लेकिन उस देश के इंटेलिजेंस और पुलिस ने बोल दिया कि बांग्लादेश के ही लोग यहाँ के लोगों ने उसको खून किया है आपसी रंजिश में। उसके भाई भी बोल दिया कि इसमें बांग्लादेश का सरकार का ही हाथ है, वो वहाँ व्यवस्था क्रिएट करके और चुनाव को टालना चाह रहे हैं, नहीं तो हार जाएंगे चुनाव में, इसीलिए दीपू का हत्या हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हालत पर करीब से नजर रखता है। जो हुआ है हिंदू सिख बुद्धों का प्रति लगातार दुश्मनी पर चिंता जाता है। ये अपराध दोषियों को न्याय दिलाने है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है किसी के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुओं का अत्याचार तो पहले से ही हो रहा है, जब से विभाजन हुआ देश का, और बाकी लोग भी वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश अपने तरफ से अपील कर सकता है, जो भी करना है सरकार कर रही है। एक स्वतंत्र देश होने के कारण वहाँ के देश के सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक का सुरक्षा दे। बाकी यहाँ की हिंदू समाज इसका भरपूर प्रतिवाद और विरोध कर रहा है। मदुरई से PM के नेता अनबुमणि रामदोस ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि DMK के खिलाफ जनता में व्यापक नाराजगी है और लोक समाज के विभिन्न वर्ग DMK के विरोध में सड़कों पर हैं। रामदोस ने दावा किया कि लोगों ने DMK द्वारा किए गए वादों पर विश्वास खो दिया है, क्योंकि पार्टी ने कई घोषणाओं को पूरा नहीं किया और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने कहा कि इस असंतोष के चलते आगामी चुनाव में DMK पर बड़ी हार का खतरा है या वो रूठ हो सकता है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया है कि DMK सरकार ने अपनी ज्यादातर चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है और जनता के भरोसे को खो दिया है। वहीं थिरुपरंकुंद्रम द्वीप मामले पर रामदोस ने कहा कि धार्मिक मामलों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रकरण में अदालत द्वारा जारी आदेशों का पालन किए जाने की बात कही है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो वो कानून व्यवस्था को प्रभावित किए बिना होनी चाहिए। ये विवाद मदुरई के थिरुपरंकुंद्रम हिल पर दीप प्रज्वलन को लेकर पिछले समय में उठे न्यायिक आदेश और पुलिस रोक के बीच सामने आया है, जहां अदालत के आदेश के बावजूद दीप को लेकर स्थानीय तनाव भी देखने को मिला था। तमिलनाडु, one thing I can guarantee is that DMK will be routed in the coming election, assembly election, because people are very, very angry with DMK, upset with them. All section of society are protesting every day, whether this is teachers, the professors, assistant professors, sanitary workers, nurses, doctors, parents, women, agricultural farmers, laborers, all the section of society, they are protesting against the government, and they have been led on badly by this DMK government. They have promised a lot, but absolutely they failed to fulfill their promises. Even though they have promised nearly about 505 promises before the election, they have fulfilled only 66 of them. That is 13% of them. So all of them are now against this government, especially the government servants.
they want old pension, 2003, before the 2003 pension. But they promised everything, but they didn't deliver. So this is something where the huge anti-incumbency wave, you can see it. Nearing elections is going to be a tsunami, and they're going to be routed. DMK is going to be routed from power. So 96 vote dealt from the voter list after the SCR first phase 1. So how to look at this? See, you have to look at the prospective part of that. Like, we have to clean up the system. And when you say that nearly 1/3 of the Chennai voters have been deleted, DMK calls itself Chennai area is a stronghold of DMK. Now we know how they are winning. With fake voters and voters who have passed away, with all that, they have done. DMK has done PhD in fake voting. So they're very clever in that, like. So they're going to be the worst affected here, like. And this is good for the state of Tamil Nadu. We need to clean up the system, and we need true voters. And still, there is still time. Any names have been left out. There is time. We have a camp today and tomorrow, then next Saturday and Sunday. So 4 days we have a big camp, and anybody whose name has been left out could go to the camp and then get themselves enlisted. It's not like they've just deleted it, like. So some people, they've been traveling, they're not there. When the officers come, they're not in the house. All these things are there, like. So I think it is a much needed concept today, like. And it is, yes. I appreciate the Election Commission for this. So there is a speculation the OPS 180 there will join with the. Yeah, I see. You should ask a question to them, and let us see. So did you think TVK will make any impact in the upcoming elections? We will see. Let them see. They are not spelled out what they are going to do. Let them spell it out, and then we will see. So what is stand about the Tirupati issue? The court ordered the light lamp and hilltop, but not allowed. See, Tirupati, you shouldn't politicize any religious issues. Now, at the same time, the courts also have given some orders, and you have to fulfill the court's order. पूर्व महाराष्ट्र मानव निर्माण सेना नेता प्रकाश महाजन ने शुक्रवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होकर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। महाजन ने पार्टी में शामिल होते ही कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे ही एकमात्र सशक्त नेता हैं और इसी वजह से उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। महाजन ने यह भी बताया कि वे शिवसेना में किसी पद या टिकट की मांग किए बिना शामिल हुए हैं और उनका उद्देश्य हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करना है। एकनाथ शिंदे ने महाजन का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया और कहा कि महाजन के अनुभव और जन समर्थन से शिवसेना संगठन को मजबूती मिलेगी। महाजन ने शिंदे के हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व की प्रशंसा की और जोर दिया कि यही कारण है कि वे शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस कदम से राजनीतिक बराबरी और निकाय चुनावों से पहले शिवसेना को सियासी बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उनके शामिल होते ही एमएनएस को भी झटका मारा जा रहा है। अरे भाई, एकनाथ जी शिंदे का हिंदुत्व, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का एक ही नेता अभी बचा है, वो है एकनाथ शिंदे। क्योंकि जो खुद को हिंदू के वारस समझते हैं, वो तो रशीद मामू के भांजे निकले। अब हम किसके तरफ देखें? हम एकनाथ शिंदे के साथ की तरफ। अखंड 2 थांडवम के हिंदी रिलीज के मौके पर इसके निर्देशक बोयपाटी श्रीनु ने कहा कि ये फिल्म भारत की आत्मा है और सभी को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म में सनातन धर्म की शक्ति और संस्कृति को दर्शाया गया है, जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहा है और आज भी जीवंत है। श्रीनु ने कहा कि इस पीढ़ी के लोगों को थिएटर्स में ये फिल्म देखने का अवसर देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वे भारतीय परंपराओं और धर्म के मूल्यों को समझ सकें और इससे प्रेरणा लें। ये संदेश खासकर हिंदी भाषी दर्शकों के लिए भी साझा किया गया है ताकि देश भर में फिल्म का सांस्कृतिक अनुभव फैल सके। अखंड तांडव ऑलरेडी हिंदी में भी रिलीज हुआ था, साफ देख रहे हैं। लेकिन ब्रदर, दिस इज सोल ऑफ इंडिया, भारत आत्मा, भारत परमात्मा। सब एंकरेज करो दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, फ्यूचर में भी अच्छा फिल्म्स आएगा। सो ये फिल्म को अच्छा एंकरेज करो। थैंक यू वेरी मच।
भारत, अखंड भारत एंड हमारा देश ये सनातन धर्म पे खड़के है, अभी से नहीं, 1000 ईयर्स से भी सनातन धर्म पे ये खड़ा है, अभी भी ऐसा ही रहेगा, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। सो इसके बारे में हमने फिल्म बनाया था। ये फिल्म सब देख के अभी ये जनरेशन को जाके हार्ट में बैठने के लिए हमने कोशिश किया। ये हमें बात इसमें बांग्लादेश के बारे में हमें बात करने का कुछ भी नहीं सर, बात करने वाला आएगा हमारे पास है सर, वो एक योद्धा है, इसका नाम मोदी जी, वो बात करेगा, वो बात करने के बाद क्या होगा देखो बस। बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और देश की युवा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के युवाओं को प्रोत्साहित और समर्थित किया है और पीएम मोदी को युवा पीढ़ी की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा है। वल्लभ ने जोर देकर कहा कि युवा भारत के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक साबित होगी। ये दृष्टिकोण मोदी सरकार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसमें युवाओं को विकास और नीति निर्माण की मुख्य धुरी माना जाता है, ताकि देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी जो देश की मीडियन एज है वो लगभग 28-29 साल है। तो भारत की शक्ति, भारत की युवा शक्ति है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं को बढ़ाने का और प्रोत्साहन देने का अपना जो मंतव्य है, हर जगह पर उन्होंने इसको स्पष्टता से रखा है। भले ही वो 1 लाख युवा राजनीति में लाने की बात हो, भले ही वो जैन जी को उनका उपयुक्त स्थान पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में देने की बात हो, प्रधानमंत्री जी युवाओं और उनके सामर्थ्य पर प्रधानमंत्री जी का पूरा भरोसा है। और भले वो जैन जी हो या जैन अल्फा हो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग्यता के अनुसार उनको ताकत दी जाएगी और देश में जैन जी और जैन अल्फा देश की ताकत है, उनका योगदान देश हमेशा स्वीकार करता है और 2047 का अगर जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में जैन जी, जैन अल्फा का प्रमुख योगदान रहने वाला है। देखिए, भाजपा की वरिष्ठ नेता शाइजा इल्मी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं की हत्या और भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनाएं या तो बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार के संरक्षण में हो रही हैं या उसके नज़रअंदाज किए जाने के दौरान का प्रमाण है, जो बेहद दुखद और अफसोसजनक है। इल्मी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती और वे सभी इसे कड़े शब्दों में नकारते हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की ही जिम्मेदारी है कि वहां की अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं की रक्षा करे और इस मामले में मानवाधिकार संगठन तथा भारत में विपक्ष को चयनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने गाजा में निर्दोष बच्चों और लोगों की मौत पर चिंता जताई थी, वे अब बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर शांत क्यों हैं। शाइजा ने यह भी कहा कि इस पर चयनात्मक आक्रोश की कोई जगह नहीं है और सभी को समान रूप से आवाज उठानी चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमलों और अत्याचारों के खिलाफ भारत में जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी जो तत्व हैं लगातार हिंदुओं की वो हत्या कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मोहम्मद यूनुस के अधीन जो अंतरिम सरकार है उसकी या तो शय पर हो रहा है या उसकी वॉच पर हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है और हम लोग सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और किसी भी सभ्य समाज में कैसे इसको अलाउ किया जा सकता है, कैसे स्वीकार्य माना जा सकता है। और हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला है, बांग्लादेशी हिंदू कोई बाहरी नहीं है, वो ज़मीन का, सरजमीन का मूल निवासी है और फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही चिंताजनक है। चाहे वो भारत सरकार हो या हमारी पार्टी हो, हमारी साफ साफ ये मांग है कि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जाए और इस सुरक्षा बांग्लादेश की ही जिम्मेदारी है।
और इसमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इसमें वो चुनिंदा नहीं हो सकती, इसमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता। आपको फिक्र है गाजा में जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, इनोसेंस को, हम समझ सकते हैं, आप उसके लिए बोलें, लेकिन अब क्यों बांग्लादेशी हिंदुओं का जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, बेदर्दी से, बेरहमी से उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग्स हो रही है, क्यों आप लोग चुप हैं? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।